तो एक बार फिर से आप सभी का मैं पार्थ सौदागर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक है द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 ऐसे लॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 लॉज को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, देखो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में हमें 5 इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में पढ़ना है, जो हमें बताएंगे, क्या बताएंगे? वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। किस प्रकार से एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जब कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट्स का मास रेशियो क्या होता है, मोल रेशियो क्या होता है, उन सब के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही आसान सा लॉ है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल बात करता है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो, कोई भी रिएक्शन आप करो, लेकिन उस रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगा। मान लो कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स है ए और बी, या फिर आप बोल सकते हो मेरे पास 2 रिएक्टेंट है ए और बी, ए एंड बी। ए एंड बी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मान लो प्रोडक्ट बना दी ए बी। तो ये लो हमें कहता है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये लो हमें कहता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो जाए तो उस रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हालांकि ये लो बहुत पहले दिया गया था। आज अगर हम देखें तो ये लो वैलिड नहीं माना जाता, क्योंकि जब मॉडर्न टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ तो उसमें हमने न्यूक्लियर रिएक्शन देखी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कहा जाता है कि कुछ मास E = डेल्टा mc², फॉर्मूला के अनुसार रिलीज हो जाता है, जिसे हम मास में होने वाली एरर बोलते हैं। बराबर। तो आज की तारीख में अगर हम देखने जाए तो ये लो इतना वैलिड नहीं है, लेकिन चलता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम टोटली मतलब कि इग्नोर कर डालें, ये है। लेकिन जब न्यूक्लियर प्रक्रियाएं होगी, न्यूक्लियर रिएक्शनें होगी, तो उसके अंदर आप देखोगे तो जो मास है वो सेम नहीं होगा।
थोड़ा सा मास एनर्जी के फॉर्म में दूर हो जाता है, रिलीज हो जाता है, चला जाता है, उसको हम लॉस बोलेंगे मास का, या फिर मास में होने वाली एरर बोलेंगे। ओके, चलो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करके CO2 बनाते हैं। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, CO2। अभी हमको मालूम है कि भाई कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16। चलो ध्यान से देखो, C और O2 एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और CO2 बनाते हैं। देखो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, यानी कि 16 2 जा 32। चलो इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 44। अब सामने आ जाओ प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट में क्या है, CO2 है, CO2 में एक कार्बन कितना, 12, और इसका क्या होगा, 16 2 जा 32, और इसका भी टोटल कितना होगा, 44। यानी कि आप देख सकते हो इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाओ तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है और प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो सेम है। यानी कि एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या रहता है, सेम रहता है। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि कोई भी रिएक्शन हो जाए, उस रिएक्शन में जो टोटल मास होता है वो सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट गया, प्रोडक्ट नहीं आ गई, फिर भी मास जो था वही है। इसे हम बोलते हैं मास का कंजर्वेशन हुआ। ओके, तो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इस लो का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलो आप ट्राई करना कि क्या आप कर सकते हो इसे। देखो हमें बोला गया है कि हमारे पास 10 ग्राम CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, उसको हम हीट देते हैं जिससे 4.4 ग्राम CO2 बनता है और X ग्राम CaO बनता है। तो X इज इक्वल टू 10, आपको X निकालना है। 10 ग्राम CaCO3, 4.4 ग्राम CO2 और X ग्राम CaO। X क्या है, आपको क्या बोला है, 10 ग्राम CaCO3 उसको हीट देने पे उससे 4.4 ग्राम CO2 बनता है और X ग्राम CaO बनता है। तो X क्या है, X कितना होगा। देखो यहां पे हमें मानना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसका 101% वो यहां पे लगेगा, बराबर। तो ये लॉ यहां पे लगता है। चलो बहुत सिंपल है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे लगेगा तो उसका मतलब है रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास सेम होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ हमें क्या कहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का टोटल मास कितना होता, कैसा होता है, सेम होता है। तो यहां आप देख सकते हो ये आपकी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का टोटल मास आपको दिया गया है 10 और ये तो आपकी प्रोडक्ट है। चलो प्रोडक्ट कितनी है, 2 प्रोडक्ट है, उसमें से जो CO2 है उस CO2 का मास कितना है, 4.4 है, और दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है, CaO है, उसका मास कितना है, X है। और हमें ये लो क्या बोलता है, ये लो हमें बोलता है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है उतना ही मास किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। तो रिएक्टेंट CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका टोटल मास हमें 10 दिया गया है और सामने हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का मास है 4.4 और दूसरे का मास हमने दिया है, हमको दिया है X। तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू 4.4 प्लस X, क्योंकि रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू क्या होगा,
प्रोडक्ट का टोटल मास, इसका मास 4.4 और इसका x, तो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा 4.4 प्लस x। और अगर हम इसमें से x को निकालते हैं तो x हमें मिलेगा 10 माइनस 4.4, x इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। ओके, क्लियर? चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे दूसरे लॉ को पढ़ते हैं। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे लॉ पर हम जाते हैं। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है कि कंपाउंड आप कहीं से भी लेकर के आओ, ध्यान से सुनना, ये हमें बताता है कि कंपाउंड आप कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स का मास रेशियो सेम होगा। कंपाउंड आप कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का मास रेशियो सेम होगा। चलो एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे को पानी चाहिए, मैंने आपसे बोला कि मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दो। तो आप में से किसी ने मुझे रेन वाटर दिया, आप में से किसी ने मुझे रेन वाटर दे दिया, किसी ने मुझे टैप वाटर दिया, जो नल का पानी आता है वो मुझे दिया, और कोई तो मेरे लिए लेकर के आया सी वाटर। तो मैंने मंगवाया था पानी, कोई लाया रेन वाटर, कोई लाया टैप वाटर, कोई लाया सी वाटर। सोर्सेस डिफरेंट है, सोर्सेस अलग अलग है, लेकिन है तो वाटर ही ना। और ये लो हमें क्या बोलता है? ये लो हमें ये बोलता है कि आप पानी कहीं से भी लाओ, रेन का लाओ, टैप वाटर लाओ, सी वाटर लाओ, कहीं से भी आप वाटर को लेकर के आओ, लेकिन वाटर तो वाटर ही होगा। हमें मालूम है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, आप सबको मालूम है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। अभी वाटर का सोर्स चाहे कोई भी हो, रेन हो, टैप हो या फिर सी हो, वाटर आप कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन वाटर को आप बोलोगे क्या? वाटर को आप H2 ही कहोगे ना, H2O। वाटर आप कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन वाटर क्या होगा? वाटर ही होगा ना, H2O ही होगा ना। तो ये लोग हमको क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पानी हम कहीं से भी लेकर के आए, रेन से लाए, टैप से लाए, सी से लाए, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका मास रेशियो सेम होगा। चलो, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। तो ध्यान से देखना, है तो रेन वाटर यानी कि H2O, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, तीनों है तो H2O ही। उसका सोर्स डिफरेंट है, लेकिन है तो पानी, पानी मतलब H2O। अभी ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 का कितना होता है? 2। एक ऑक्सीजन का 16, 2:16 कितना होता है? 1/8 लिख सकते हैं। चलो इसी प्रकार से इसमें देखो, हाइड्रोजन तो 2 ही होंगे, यानी कि 2/16, 1/8 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें देखो, 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 और एक ऑक्सीजन 16 यानी कि 1/8। अब ध्यान से देखो, तो सोर्सेस डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो है वो सेम है, 1/8, 1/8, 1/8। और यही ये लो हमें बोलता है
कि कंपाउंड आप कहीं से भी लेकर के आओ, कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो रेशियो ऑफ मास होगा वो सेम होगा। रेन वाटर, उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8, टैप वाटर उसके अंदर भी 1:8 और सी वाटर के अंदर भी 1:8 है। ओके, तो कंपाउंड आप कहीं से भी लेकर के आओ, आप अपने आप भी बना लो, आप चाहो तो लेबोरेटरी में पानी को आप बना सकते भी हो। तो मान लो कि कोई चौथा लड़का है, वो लेबोरेटरी में, लैब में उसने पानी बनाया, तो अगर वो लैब में पानी बनाता है तो लैब का भी जो पानी बनेगा वो H2O ही होगा ना, और उस H2O के अंदर आप देखोगे तो उस H2O के अंदर भी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 और 1 ऑक्सीजन का मतलब 16। एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 का 2 होगा, और 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और उसका भी रेशियो 1:8 आएगा कि नहीं आएगा। तो कंपाउंड आप कहीं से भी बना लो, कहीं से भी लेकर के आओ, बना लो, जो भी करना है करो, कहीं से भी आप उठा करके ले आओ, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसका रेशियो ऑफ मास सेम रहेगा। चलो अभी मैं आपको क्या बोलता हूं देखना। मान लो कि मैंने क्यूप्रिक कार्बोनेट, मान लो कि ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, चलो यहां पे लिख डालता हूं, चलो मान लो कि मैं क्यूप्रिक कार्बोनेट नेचर से लाया और एक मैंने सिंथेटिक लाया। यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट में जाकर के क्यूप्रिक कार्बोनेट लाता हूं। एक क्यूप्रिक कार्बोनेट कैसा है, नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल मतलब कि कुदरत से बना हुआ है, कुदरत में से पाया गया है, बराबर। इसको बनाया नहीं है हमने, वो कुदरत से हमें मिला है, नेचर से हमें मिला है। तो मान लो कि मेरे पास क्यूप्रिक कार्बोनेट है, एक है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। मान लो कि दूसरा जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है वो हमने लेबोरेटरी में अपने आप बनाया है। तो मेरे पास 2 एग्जांपल है, एक एग्जांपल नेचुरल का है और दूसरा जो एग्जांपल है वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी कि हमने बनाया है, नेचुरल यानी कि हमने नेचर से उसको पाया है। अभी हमें क्या बोलते हैं कि जो नेचुरल एग्जांपल है, जो नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट है, उसके अंदर कॉपर, उसका परसेंटेज है 51.35, कार्बन का परसेंटेज है 9.74 और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 38.9। समझने की कोशिश करना इसको। ये लोग हमें बोलते हैं कि क्यूप्रिक कार्बोनेट हमने नेचुरल और सिंथेटिक 2 रिच से हमने उसको लाए हैं, और वो हमें कहते हैं कि जो नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट है उसके अंदर कॉपर इतना है, कार्बन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। तो सिंथेटिक में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन कितना होगा? समझ में आया सवाल, क्वेश्चन समझना। वो हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्यूप्रिक कार्बोनेट एक जो नेचुरल है और दूसरा क्या है, सिंथेटिक है। नेचुरल के अंदर कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के परसेंटेज दिए हुए हैं, और वो हमें पूछते हैं कि सिंथेटिक में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के परसेंटेज कितने होंगे। तो आंसर बहुत सिंपल है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये रो में क्या बोलता है, ये रो में बोलता है कि आप कंपाउंड कहीं से भी लेकर के आओ, कंपाउंड कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका मास रेशियो कैसा होता है, सेम। मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो तो सेम ही रहेंगे ना। एग्जाम्पल आप देख लो कि आपने पानी आपने लैब का भी पानी लेकर के आए, रेन का भी लाए, टैप का भी लाए, सी का भी लाए, 4 जगह से आपने पानी लाए, लेकिन हर जगह से जो पानी आया उस पानी के अंदर आपने देखा कि क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन।
दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब कि एलिमेंट सेम ही है ना। तो भाई क्यूप्रिक कार्बोनेट नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, जितना परसेंटेज कॉपर का नेचुरल में होगा उतना ही परसेंटेज बोलो सिंथेटिक में होगा, उतना ही यहां कार्बन का भी होगा, उतना ही यहां ऑक्सीजन का भी होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये लोग हमें बताता है कि कंपाउंड आप कहीं से भी लेकर के आओ, नेचुरल लाओ कि सिंथेटिक लाओ, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसका मास रेशियो या फिर परसेंटेज सेम होता है। ये परसेंटेज है और यहां पर मैंने मास रेशियो भी लिखा है। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि वो क्या बोलता है उसके बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं। देखो वो हमें कहता है when two elements combine with each other, when two elements combine with each other to form two or more than two compounds, the masses of one of the masses of one of the elements which combine with fixed mass of other bears a simple whole number। चलो ध्यान से देखते हैं इसको। ये हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास और उसके साथ जो एलिमेंट कंबाइन हुआ है उसका मास हम सिंपल होल नंबर रेशियो में दिखा सकते हैं। एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करके मान लो उसने बना लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन वही ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक बार उन्होंने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी देखो इसको हम सेट कर लेते हैं। यहां पे दो ऑक्सीजन है तो यहां पर मैं 2 ऑक्सीजन लिख डाल रहा हूं, दोनों के बीच में प्लस कर दिया, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अभी ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूं। हमें मालूम है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ध्यान से देखना, तो ये जो कार्बन है उसका मास कितना आएगा? 12, इसका भी 12 आएगा। इसका मास देखो, 1 ऑक्सीजन 16 टू सा 32, और इसका कितना आएगा? 16। ओके, अभी ध्यान से देखना, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है और दो कंपाउंड्स का उन्होंने दो कंपाउंड्स बनाए हैं। तो ध्यान से देखना, लॉ क्या बोलता है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स,
the masses of one of the element which combine with fixed mass of other bear a simple whole number ratio। ध्यान से देखना, कार्बन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स उन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बनाए हैं। इसमें से आप देखना कि आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है, इस रिएक्शन में भी जो कार्बन है उसका मास 12 है, इसमें भी कार्बन का मास कितना है 12। मतलब कि इन दोनों रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जो कार्बन है उसका मास फिक्स्ड है और उस फिक्स्ड मास के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन। मतलब कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो एलिमेंट कंबाइन होता है उसे हम सिंपल होल नंबर रेशियो में दिखा सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन तो होते हैं, लेकिन इन दोनों में आप चेक करो तो कार्बन का जो मास है वो फिक्स्ड है, इसमें भी 12 इसमें भी 12, लेकिन उसके साथ जो कंबाइन करता ऑक्सीजन है उसका मास आप देख सकते हो वो डिफरेंट है। इधर पे 32 है और इधर क्या है 16 है। तो ये लोग हमें बोलता है कि जब ऐसी कुछ रिएक्शन होती है जिसमें दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें किसी एक का मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है और उसके साथ जो कंबाइन होता है उसको हम होल नंबर रेशियो में दिखाएंगे। जिस तरह से इधर में जो ऑक्सीजन है उसका मास 32 है और इसमें कितना है 16 है और इसको हम लिख सकते हैं 2 1। तो क्लियर में हुआ, ये क्लियर हुआ। दूसरा एक एग्जांपल देख लो, चलो ये तो सबको पता चलेगा कि मान लो ये H2 है और ये है H2O2, ये पानी है और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान से देखना, जो पानी है उसमें दो हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसके एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 2 होगा, 1 ऑक्सीजन 16, दो हाइड्रोजन 2, दो ऑक्सीजन कितना होगा 32। अभी ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए, एक H2O और दूसरा कौन सा H2O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाए, एक है H2O और दूसरा क्या है H2O2। और दोनों कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों में फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का। इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 और उसके साथ कंबाइन कौन होता है, ऑक्सीजन। इधर पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16, इधर पे कितना है 32। तो लॉ हमें क्या सिखाता है, यही तो सिखाता है, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास क्या होगा, फिक्स होगा और उस फिक्स मास के साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, उसको हम किसमें, सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं। तो देखो 16 and 32 लिखते हैं, 1/2, 16/32 1/2 आएगा ना, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। चलो आगे बढ़े, चलो इसका एक एग्जांपल ले लो, बढ़िया से एक एग्जांपल है। चलो हमें पूछा गया है, हमें कहा गया है कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स हैं। उन्होंने दिए हैं N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ये सब कंपाउंड्स उन्होंने दिए हैं और वो हमें बोलते हैं कि हमें यहां पे प्रूफ देना है कि भाई सभी कंपाउंड में ये लॉ एप्लीकेबल है। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ देना है कि इन सभी कंपाउंड्स में ये लॉ एप्लीकेबल है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये तो मालूम है कि इस सभी कंपाउंड्स में दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले काम करते हैं,
हर एक कंपाउंड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना है वो हम सबसे पहले लिख डालते हैं। देखो यहाँ पे देखो, हमें मालूम है कि जो एक नाइट्रोजन होता है उसका मास 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो भाई दो नाइट्रोजन है, एक का 14 तो दो का कितना होगा 28। ऑक्सीजन का कितना, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो क्या होगा 16। एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, दो का क्या होगा 3 का। चलो एक का 14, दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले जितने भी कंपाउंड दिए थे मैंने क्या किया, उन सभी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो मैंने लिख डाला। हमें यहां पे प्रूफ देना है कि इसमें ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, बराबर। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि यहां पे ये लॉ लगता है, क्योंकि हमें तो एक बात हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। हमने क्या देखा कि इस लॉ में क्या होता है, तो दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, उसमें से किसी एक का मास फिक्स्ड होता है और उसके जो सामने वाला है एक का मास फिक्स्ड है और उसके साथ जो जुड़ने वाला है उसको हम होल नंबर रेशियो में दिखाते हैं, बराबर ना। लेकिन यहां आप देख सकते हो कि सभी कंपाउंड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जब मैंने मास लिखा, इन सब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब मैंने मास लिखा तो किसी का भी मास फिक्स्ड नहीं है। इसका भी चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का भी चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम फिक्स्ड करेंगे। यहां पे है नहीं, देखो आप ही देख सकते हो कि सभी कंपाउंड्स में जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस लिखते हैं तो नाइट्रोजन का मास देखो 28, 14, 28, 14, 28 चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी चेंज हो रहा है, मतलब कि कोई भी फिक्स नहीं है। अगर कोई फिक्स नहीं होता तो कोई चिंता नहीं, हमें फिक्स करना होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। नाइट्रोजन के बाजू में एक और कॉलम बना देंगे नाइट्रोजन, और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के बाजू में और एक ऑक्सीजन लिख डालो। चलो नाइट्रोजन का मास हमें क्या करना है, फिक्स करना है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कितना है 28, तो ऑक्सीजन कितना है 16 है। चलो एक काम करो, इसको यहाँ पे मैं बताता हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन कितना है 28, तो ऑक्सीजन कितना है 16 है। अभी ध्यान से देखना, नाइट्रोजन चेंज हुआ 14 हो गया, नाइट्रोजन 14 हो गया, चेंज हो गया, लेकिन हमें क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है। और फिक्स्ड हम कितना रखेंगे 28, ऊपर 28 है तो नीचे भी हम कितना रखेंगे 28 ही रखेंगे। तो चलो 14 दिया हुआ है तो हम उसका डबल कर डालेंगे, तो 14 की जगह पर मैं लिखूं 28, मतलब कि नाइट्रोजन मैंने डबल कर दिया तो ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा। इसका नाइट्रोजन मैंने डबल कर दिया तो इसका ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा डबल, तो 16 का क्या होगा 32। उसी प्रकार से तो 28 है, उसको 28 ही रखो, तो सामने 48 ही रहेगा। ये फिर से 14 है, अगर मैं 14 को 28 कर डालूं तो सामने ऑक्सीजन 32 का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये 28 है, उसको 28 ही रहने दो, तो ये 80 है। चलो तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक को पकड़कर उसको फिक्स्ड कर दिया। 28 14 का मैंने कर दिया 28, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं नाइट्रोजन को डबल करता हूं तो उसका ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा। तो अगर मैं 14 का 28 करता हूं तो 16 का 32 हो जाएगा, 14 का 28 करता हूं तो 32 का 64 हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन फिक्स्ड हो गया, तो नाइट्रोजन मैंने फिक्स कर दिया, तो उसके साथ जुड़ने वाला कौन है, ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को हम किस में प्रेजेंट करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में। कैसे, आगे देखो 16, 32, 16, 32, 48, 64, 80। देखो इन सभी को डिवाइड कर डालो 16 से, इसको भी 16 से डिवाइड करो, तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी को 16 से डिवाइड कर डालो।
इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी। इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 3, इसको 4, इसको 5। क्लियर हो गया? तो ये है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक का मास फिक्स्ड होगा और उस फिक्स्ड मास के साथ जो भी कंबाइन करेगा उसे हम सिंपल होल नंबर रेशियो में दिखाएंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें पूछते हैं सर कि जिसमें वो हमें बोलते हैं कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स है और उस कंपाउंड्स में क्या ये लो एप्लीकेबल है, क्या ये लो यहाँ पे लगता है, ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं। तो चिंता नहीं करनी, क्या करना है हमें, जो भी एलिमेंट्स दिए हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसको लिखना है और उसका मास हमें लिखना है। मास कैसे लिखा, मास हमें अपने आप लिखना है। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो 28, 1 का 16, 14, 1 है तो 16। उसी प्रकार से सबका मास मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जब मैंने लिखा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें से किसी का भी मास फिक्स्ड है ही नहीं, ना तो नाइट्रोजन ना तो ऑक्सीजन, किसी का भी मास फिक्स्ड है नहीं। अगर किसी का मास फिक्स्ड नहीं है तो चिंता नहीं, हम फिक्स करेंगे, हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों में से नाइट्रोजन को चूज किया और नाइट्रोजन का जो मास है वो मैंने फिक्स कर दिया। मैंने मान लिया कि भाई नाइट्रोजन का मास मैं 28 ही रखूंगा बस, तो मैंने यहाँ पर 28 रख लिया, बात पूरी। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे तो 28 का 14 हो गया, पर मुझे तो मास फिक्स रखना है, तो मैं क्या करूंगा, 14 को डबल कर दूंगा। अगर मैं 14 को डबल करूंगा यानी कि नाइट्रोजन को मैं डबल करूंगा तो यार ऑक्सीजन भी डबल तो होगा ना। तो 14 का मैंने कर दिया 28, तो ऑक्सीजन 16 का 32 हो गया। ये तो 28 ही है, तो ये भी वही रहेगा। यहां पे नाइट्रोजन फिर 14 हो गया तो उसको डबल करो, 28 कर दो, तो 32 का 64 हो जाएगा। 28 28, तो ये भी एक ही रहेगा। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन फिक्स्ड हो गया और उसके सामने जो ऑक्सीजन कंबाइन होता है उसको हम सिंपल होल नंबर रेशियो में दिखा सकते हैं। देखो दिखाया है 16, 32, 48, 64, 80, है ना। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फटाफट इसको देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।